हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 8, जिसका नाम है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। तो आइए पहले इसका अर्थ समझते हैं। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो बिरजू महाराज से इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, पूछताछ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बिरजू महाराज से साक्षात्कार का अर्थ है कि वो बिरजू महाराज के बारे में और जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिरजू महाराज जी कौन थे? बिरजू महाराज जो है वो, इनका पूरा नाम है बृजमोहन मिश्रा। ये एक कथक नृतक, संगीतकार और गायक थे। और बच्चे जो हैं इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, जो है बिरजू महाराज, ठीक है। तो जब भी कभी कथक की बात की जाती है तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो दिमाग में है, वो किसका नाम आता है? वो नाम आता है बिरजू महाराज का, ठीक है। तो बिरजू महाराज को जो है वो कथक के लिए, कथक नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। सो कथक की जो कला है, जो उन्हें ये जो नृत्य था, ये उन्हें विरासत में मिली थी। विरासत मतलब कि दादा परदादा से मिली आ रही, मतलब उनके दादा परदादा जो है उनको भी नृतक आता था, नृत्य ये कथक आता था। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, बाहर भी जो है लोग जो है इनको, इनकी मनमोहक, मन को भाने वाली जो प्रस्तुतियां इन्होंने की, जो नृत्य किया, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है। मतलब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा रहा, ठीक है। तो बिरजू महाराज का जो जीवन था वो कैसा था? हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आते हैं, सुख दुख आते हैं, है ना। तो इसी तरह उनका जीवन भी जो है वो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय क्या होता है, आप बोल सकते हो क्लासिकल या इंडियन, ठीक है, इंडियन म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक। तो इस तरीके से रहा, जैसे जीवन में जो ऐसे राग होते हैं ना, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो उनका जीवन भी जो था वो इसी प्रकार से, उनके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव रहे। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। तो अपने जीवन में उन्होंने जो भी सफलताएं प्राप्त की, जो भी उन्होंने प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने कठिन साधना, मतलब कठिन तपस्या की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले, ठीक है। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा परिचय उनसे करवा रहे हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये है उनका चित्र, बिरजू महाराज का चित्र है ये, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। श्रेया, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा बच्चा है? श्रेया। सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? तो श्रेया ने सबसे पहला क्या पूछा कि आपका जो बचपन है वो संघर्षों से भरा था, बहुत कठिनाइयाँ थी, तो आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ यहाँ पर बताइए। बिरजू महाराज, एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बापूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे, ठीक है। तो
वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो लोग इतने अमीर थे, मतलब उन्हें छोटे नवाब इन लोगों को कहा जाता था, और वो लोग इतने अमीर थे। वो कहते हैं हमारी जो हवेली थी जहाँ पर ये लोग रहते थे, बड़ा सा महल कह सकते हो आप, एक हवेली टाइप। तो उस हवेली के दरवाजे के बाहर इतने सिपाही, आठ आठ सिपाही पहरा दे रहे होते थे, इतने अमीर थे। और जैसे ही इनके बापूजी जो है उनका देहांत हुआ, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ कि इनको आर्थिक परेशानी होने, आर्थिक यानी पैसों से रिलेटेड तंगी हो गई। जिन डब्बों में वो कह रहे हैं पहले 3-4 लाख के कीमती हार हुआ करते थे, अब वहाँ पर क्या था, वो डब्बे जो थे वो खाली पड़े थे। मतलब इतनी तंगी से ये लोग, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे कि जो इनके पास जितना पैसा था ना, वो भी खत्म हो गया। यहाँ पे एक शब्द अर्थ है संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। ठीक है? जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। तो उन्होंने कहा जीवन में उतार चढ़ाव यानी कि सुख दुख तो आते रहते हैं, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ जो है ना वो समय का चक्र है। समय कभी क्या है, समय कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। तो जब अच्छा चलता है तो बहुत कुछ दे जाता है, जब बुरा चलता है तो कभी सब कुछ भी ले जाता है। तो संघर्षों में मतलब इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद के दौर में उनकी जो सबसे बड़ी सहयोगी थी, मतलब जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, वो कौन थी? इनकी माँ। तो इनकी माँ ने इन्हें सबसे ज़्यादा सहयोग किया। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोना चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। तो कह रहे हैं कभी तो कर्ज लेते थे, लोन लेते थे, किसी से पैसे उधार ले लेते थे, इनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक तंगी थी। तो कभी तो कहते हैं हम कर्ज ले लेते थे, और कभी जो है ना पुरानी उनकी जो जरी की साड़ियाँ होती थी ना, क्योंकि जो उन्होंने साड़ियाँ उस टाइम पे बनवाई थी, वो साड़ियाँ जो है ना उनके अंदर कुछ जो है ना सोने चांदी सा कुछ लगा था। तो कह रहे हैं उस साड़ियों को, पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उसमें से सोना चांदी निकाल लेते थे और तार बना लेते थे। तार जो है उसको बेचते थे और फिर उससे गुजारा करते थे कि सोना चांदी जो भी रेट पे होगा उसकी तार जब बिकेगी तो उससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। मतलब इतना बुरा हाल था। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। तो जो नृत्य वो करते थे उससे कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी कभी करना होता था, तो इससे रेगुलर इनकम नहीं थी। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। तो दिन में वो कह रहे हैं कभी हम खाना खा लेते थे, दिन में खाना होता था हमारे पास, और रात में कई बार नहीं भी होता था, तो खाने को कुछ नहीं होता था, एक बार खाते थे सिर्फ। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले पर अभ्यास ज़रूर करो। तो वो कहती थी चाहे तुम्हें खाने को कुछ भी ना मिले या फिर सिर्फ चना मिले, सिर्फ चना ही खाने को मिले, तब भी अभ्यास कभी मत छोड़ो, अभ्यास ज़रूर करो, प्रैक्टिस ज़रूर करो। यहाँ भी कुछ शब्द आता है तालीम, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा। तनुश्री, अब तनुश्री ने पूछा आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज। मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक परीक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। तो उन्होंने कथक कैसे सीखा? घर में उनके जो पिता थे, ठीक है, अच्छन महाराज, और उनके जो चाचा थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज, इनसे उन्होंने जो है कथक सीखा। पर वो कहते हैं कि घर में माहौल ही ऐसा था, क्योंकि इनके पिता को भी आता था, चाचा को भी आता था, तो घर का माहौल ही जो है ना वो ऐसा ही था। अतः औपचारिक, औपचारिक क्या होता है? जो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए जो ट्रेनिंग शुरू करी, ठीक है, परीक्षण यानी ट्रेनिंग करना। तो जो औपचारिक ट्रेनिंग थी उनकी, वो कैसे शुरू हुई? आधी चीज़ तो वो देख देख के ही सीख चुके थे कथक, ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने जो है नवाब के दरबार में भी नाचना शुरू कर दिया था। कथक की तालीम यानी शिक्षा शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा यानी ताबीज़ बांधते हैं, ठीक है। ताबीज़ बांधा जाता है, एक तरह का धागा होता है जो बुरी नज़र से बचाता है, ठीक है, काले रंग का धागा होता है, तो गंडा उसी को बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं जब इसकी तालीम शुरू करते समय, शिक्षा शुरू करते समय शिष्य जो होते हैं उनको एक ताबीज़ बांधा जाता है और शिष्य गुरु को भेंट देता है, और जो भी शिष्य होता है वो अपने गुरु को, जो उनको सिखा रहा है, उनको एक जो है वो उपहार देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बापूजी ने कहा भेंट मिलने पर ही गांडा बांधूंगा।
तो उन्होंने क्या बताया कि भेंट मिलने पर ही बापूजी सिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब तक मुझे भेंट नहीं मिलेगी, उपहार नहीं मिलेगा, तब तक मैं गंडा जो है वो नहीं बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बापूजी को भेंट के रूप में दे दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, माताजी ने, जो इनकी माताजी थी, उन्होंने जो भी कार्यक्रम जो अभी तक इन्होंने करे थे बिरजू महाराज ने, उससे जो भी कमाई हुई थी, जो पैसे आए थे, वो पैसे बापूजी को उपहार में, भेंट में दे दिए। ठीक है, गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बांधा। गंडा क्या होता है, एक ताबीज होता है। ये गुरु और शिष्य के बीच में एक रिश्ता जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। मैंने अब इस रस्म, अच्छा, यहाँ ताबीज का अर्थ है एक पवित्र धागा, बुरी नजरों और दुर्भाग्य से बचाने के लिए पहना जाता है। ठीक है, यहाँ भी शब्दार्थ है सामर्थ, क्षमता को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सीखने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तब गंडा बांधता हूँ। तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? अब तनुश्री ने क्या पूछा कि क्या पढ़ाई, हम जैसे हम बच्चे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम और दूसरे जो हम काम करते हैं उसके साथ साथ क्या हम संगीत, म्यूजिक में और नृत्य यानी कि डांस को जारी रखना जो है वो संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सामर्थ्य यानी आपकी कितनी क्षमता है, उस पर यह निर्भर करता है, डिपेंड करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है और अच्छी नर्तकी भी। ठीक है, तो वो अपने शिष्या के बारे में बताते हैं कि मेरी शिष्य जो है ना, शोभना नारायण, वो क्या है, IAS है। ठीक है, IAS अफसर, ऑफिसर भी है, और जो है वो अच्छी नर्तकी भी है। नर्तकी कौन होती है, जो मतलब अच्छा डांस करते हैं, उनको नर्तकी बोला जाता है। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। अब वो अपना बता रहे हैं कि मैं जब डांस करता हूँ तो मैं साथ साथ बजाता भी हूँ और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। तो इसके अतिरिक्त, इसके अलावा वो कह रहे हैं नृत्य की नाटिकाएं जो है वो नाटक और संगीत जो है वो म्यूजिक भी मैं तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृतक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जब मैंने नौकरी करना शुरू किया तो मेरे चाचा ने मुझे क्या बोला कि तुम नौकरी में बट जाओगे, मतलब तुम नौकरी अगर करोगे तो तुम उसमें बट जाओगे, तुम्हें उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का जो नृतक है, मतलब तुम्हारे अंदर का जो डांसर है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, और जो ऑफिस की जो जॉब तुम करोगे, नौकरी करोगे, उसमें वो पनप नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं रह पाएगा, अंदर जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम्हारे को पूरी उसके साथ नौकरी करनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना पड़ेगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत तो भी करनी होगी। क्या वो चाहते थे कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं अगर महाराज बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। मानिक क्या पूछता है, कथक की शुरुआत कब हुई? अब इस नृत्य की शुरुआत, बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। तो उन्होंने बताया कि ये कथक की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, बहुत पुराना है। महाभारत में भी और रामायण में भी इसके बारे में बात की गई है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था, तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। तो कह रहे हैं पहले जो है ना, कथक जो है ना, वो एक जो है कथा कहने का एक ढंग होता था, मतलब कथा सुनाई जाती थी उस समय। तो कोई भी कथा को सुनाने का तरीका होता था, कथक को प्रयोग किया जाता था उस वक्त, और ये मंदिरों तक ही सीमित था। ठीक है, मंदिरों में ही होता था। पर बाद में हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलत बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव में रहने वाले थे। वहाँ 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो हरिया गांव है, जहाँ पर, वहाँ पर बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक हरिया गांव है, जहाँ पे 989 कथिकों के जो है वो घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब भी था। गांव में एक बैराग्य नाला था जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ गए।
ठीक है। तो 9 कथिक जो है वो यहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है, नाले के पास से। जो नाला है जिसका नाम क्या है, बैरगिया। तो बैरगिया नाले के पास से गुजर रहे थे कि वहां पर 3 जो है वो डाकू आ गए। तो कथिक कौन होते हैं आपको पता है? कथिक वो लोग होते हैं जो कहानी को लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो एक बार क्या हुआ, 9 कथिक जो है वो नाले के पास से गुजर रहे थे और वहां पे 3 डाकू आ गए। कुछ कथिक डर गए, ठीक है, तो वो कुछ कथिक जो थे वो उनमें से 3 में जो 9 थे उनमें से कुछ कथिक जो थे वो डर गए। किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों की कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। तो डाकू जो है वो उनको मारने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए या उन्हें लूटने के लिए आए थे, पर जो कथिक थे उनकी जो कहानियां थी, ठीक है, उनमें ऐसा दम था कि डाकू सब कुछ भूल कर उन्हीं में मग्न हो गए। तब से ये पद प्रचलित है, बैरगिया नाला जुल्म जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले धिन धिन तब एक एक पर तिन तिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पद प्रचलित हो गया, फेमस हो गया कि बैरगिया नाले के पास जो है वो जुल्म होने वाला था। जुल्म, जो डाकू आए थे 9 कथिक जो थे वो, उन्होंने 9 कथिकों ने, 9 कहानी सुनाने वाले जो थे उन्होंने 3 चोरों को नचा दिया। और जब तबला बज रहा था, जैसे तबला धिन 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 आवाज आती है, बजता है, तो तब वो जो है वो एक एक पर तीन तीन, मतलब तीन लोगों पर तबला जब बज रहा था तो वो तीनों ऐसे मन मुग्ध हो गए कि वो सब कुछ भूल गए। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। तो सबके बारे में बता रहे हैं कि लखनऊ में जो है घराने के बाद जयपुर घराना, फिर बनारस में जो घराना था हमारा, सब जगह का प्रॉपर विकास हुआ, ठीक है, ग्रोथ हुई, प्रोग्रेस हुई, ठीक है। श्रेया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना ज़रूरी है? क्या अगर आपको डांस सीखना है तो क्या उसके साथ हमें म्यूज़िक भी पता होना चाहिए? यहाँ पे एक शब्द है घसियारा, यानी घास खोदने वाला या फिर बेचने वाला व्यक्ति, ठीक है। बिरजू महाराज, गाना बजाना और नाचना ये तीनों संगीत का हिस्सा है। तो अगर आपको संगीत के 3 हिस्सों के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है? गाना, एक तो संगीत को गाना बजाना आना चाहिए और साथ में नाचना भी आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें संगीत का ही हिस्सा है। संगीत में लय होती है, लय मतलब एक ट्यून होती है, ठीक है, उसका ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको ट्यून का ही ज्ञान नहीं है, आप जो सॉन्ग है, अगर आपको कोई सॉन्ग बोलता है ये गाने के लिए, तो उसकी एक पर्टिकुलर ट्यून होती है। अगर आप वो ट्यून आपको पता ही नहीं है, लय पता ही नहीं है आपको, और आप गाना गाए जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका ज्ञान, संगीत में जो लय होता है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। तो जो नृत्य करता है, जो डांस करता है, उसमें क्या क्या, किन चीज़ों का प्रयोग होता है? एक तो आपके शरीर का, एक आपका ध्यान जो है वो सामने होना चाहिए, तपस्या का साधन है, ठीक है, ये तपस्या का साधन है, बिल्कुल कितनी मेहनत आपने करी है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देता है, कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। तो कह रहे हैं हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ पर हमारी हर गतिविधि, हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें एक ट्यून होती है, एक लय होती है, ठीक है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय को जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जो घसिया होता है, घसिया कौन होता है? घास को खोदने वाला और फिर काट कूट के बेचने वाला। तो वो कह रहे हैं घसिया जो होता है ना, घास को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसको वो जो है वो हंसिया से जो है वो उसको काटता भी है, ठीक है। अगर ज़रा सा उसके काटने में और हाथ जहाँ जहाँ से उसने पकड़ रखा उसके काटने में ज़रा सी भी अगर चूक हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो क्या होगा कि उसका खुद का हाथ कट जाएगा। तो इसके अंदर एक लय है, मारने और हटाने में एक ट्यून है, एक जो है वो बैलेंस है, आपको वो बैलेंस बना के रखना है। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन में बनाए रखती है। लय जो है वो हमें हर काम में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जीवन में और कोई तरह का बैलेंस हो, उसको बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। तो ये जो है लय जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये लय जो है वो नृत्य को, हमारे जो डांस को है वो सुंदरता देगा।
अगर नृतक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सुर ताल पता है तो आपको पता चल जाएगा, आपको कोई गाना गाने के लिए कहता है, ठीक है, और आप जो है उसे सुर या ताल में नहीं गा रहे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसे सुर ताल की समझ नहीं है, इसलिए इसे ये गाना नहीं आता। ठीक है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। तो इस अगर आपको ट्यून की किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आपके शरीर में ना नृत्य खुद ही नहीं घुसेगा। तनुश्री, आपने कथक में कई नई चीज़ें भी जोड़ी हैं ना? क्या आप, तनुश्री ने क्या पूछा कि आपने क्या कथक में नई चीज़ें भी जोड़ी हैं? यहाँ पे हंसिया कौन है? घास काटने का औजार। ठीक है, बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किया है। तो उन्होंने कहा कथक की जो पुरानी परंपरा है, जिस तरह से किया जाता था उसी तरह से आज भी किया जाता है, हाँ, पर उसका जो प्रस्तुतिकरण है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें थोड़ा सा हमने चेंज करा है। हमने गौर किया है कि हमारे चाचा लोग, बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो नाचते थे चाचा और इनके जो पिताजी थे, वो बहुत ही खूबसूरत था, पर वो कह रहे हैं जब वो खड़े होते थे तो वो भी अंदाज अलग ही था उनका। तो वो जो भंगिमाओं को भी इन्होंने उसके जो है कथक में अब जो है वो शामिल कर लिया है। तो भाव भंगिमाएँ क्या होती हैं? भाव भंगिमाएँ जैसे कि हमारे को अपने मन के जो भाव होते हैं, ठीक है? उनको व्यक्त करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ मुद्राएँ या कुछ क्रियाएँ करते हैं या हाव-भाव दिखाते हैं, तो कुछ इशारे होते हैं, तो ये सब इसको हम बोलते हैं भाव भंगिमाएँ। इसको आप भाव भंगिमाओं को जैसे बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, ठीक है? तो ये सारी तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आती हैं भाव भंगिमाओं में, मतलब अपने भावों को, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं करना या हाव भाव दिखाना या कुछ शारीरिक मुद्राएं या इशारे जो है वो दिखाना। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों को उन्होंने कथक में शामिल किया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पिताजी थे, जो चाचा थे, वो हमारे लिए क्या थे? उन्होंने 3 भगवान का नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। तो तीनों की शिक्षा जो है वो इकट्ठा करी और एक नया ही तरीका, नया ही रूप तैयार किया। इस प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं की। तो उन्होंने कहा कि टैगोर, त्यागराज, इन जो कवियों की भी हमने रचनाएं उठाई और इनसे भी, इनमें भी कथक जो हमारा कथक था उसमें से कथक रचनाओं को तैयार किया। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। तो इनके बारे में जब बात आई तो तनुश्री ने कहा कि ये तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। यहाँ कुछ शब्दार्थ है। लहरा यानी हारमोनियम बजाने की विशेष तकनीक। बिरजू महाराज, भाषाएं अलग हो सकती है पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और नन्हे बच्चे कृष्ण। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उन इन कवियों की जो है ना भाषाएं जो है ना वो अलग अलग ज़रूर हो सकती हैं, पर इंसान जो है ना वो सब जगह जो है वो एक से होते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि फ्रांस में एक दर्शक है जिसको ये नहीं पता था कि यशोदा कौन है, बट कह रहे हैं मैंने बताया कि धरती में सारी जो माएँ हैं वो यशोदा हैं और जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, वो कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। ठीक है, आप किसी बच्चे को देख लो, उनकी जो छोटे बच्चों की जो जिद होती है, रोना, जिद करना, उठना, सोना, बैठना, खाना पीना, ये सब चीज़ें बच्चों की हर एक जगह एक जैसी ही होती है। धीरे धीरे हम अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम दूसरे तरीकों में भी घुल जाते हैं, दूसरी भाषाओं में। अगर हम कहीं यहाँ से बाहर जाते हैं तो उस प्रांत की या उस देश की भाषा को भी सीख जाते हैं, तरीके, संस्कार सब सीख जाते हैं, चाहे नृत्य हो या और कुछ। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। तो उन्होंने क्या बताया कि चाहे नृत्य हो या डांस हो या और कोई बात हो, जो परंपरा है ना वो एक वृक्ष है, एक पेड़ की तरह है जो सबको छाया देती है, सबको आश्रय देती है, सबको आश्रय देती है अपने साथ।
उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं, ठीक है। वृक्ष के नीचे जो है, पेड़ के नीचे बैठने वाले जो है वो परंपरा के वृक्ष के नीचे बैठने वाले लोग अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग नेचर के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर हम उस वृक्ष के नीचे कुछ बीज जो है वो डाल दें, ठीक है, बीज को बोएं, तो समय आने पर ही तभी वहां से एक जो है वृक्ष और फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी हवा, पानी और खाद कैसा मिला, ठीक है। वो कह रहे हैं नया वृक्ष जो बनेगा वो कैसा होगा, नया पेड़ जो बनेगा वो कैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उसे हवा, पानी और खाद जो है वो कैसी मिली, ठीक है। माने आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि जब आपने शुरू किया था और आप जो अब सीख रहे हो, अब अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं। बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे, मंच यानी कि स्टेज, ठीक है। पहले स्टेज नहीं होते थे, फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर बिछी होती थी। तो फर्श पर ही जो है ना एक चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। तो जब वो श्रृंगार करते थे, अपना जो मेकअप करते थे, उसके लिए क्या होता था, चंदन का लेप होता था श्रृंगार के लिए, और होठ रंगने के लिए लिपस्टिक ना लगाकर पान जो है उसको यूज किया जाता था। पहले नृतक कथा के दृश्यों को ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण ने चुपचाप आए, कनकड़ उठाया और दे मारा। तो कह रहे हैं पहले जो नृतक होते थे, जो डांस करते थे, वो कथा में जो है ना पूरी तरह से घुस जाते थे, मतलब हर एक दृश्य को विस्तृत, मतलब जो है विस्तृत वर्णन दिया जाता, विस्तृत मतलब कि बहुत डिटेल में दिया जाता था वर्णन, ठीक है। जब आपके सामने डांस किया जाता था तो ऐसा लगता था पूरा दृश्य, पूरा जो वो सीन है वो आपके सामने आ गया है। तो वो यहाँ की सीन की बात कर रहे हैं, जैसे कि गोपियों ने घड़ा कैसे उठाया, धीमी चाल में, धीरे चाल में वो चली, पनघट की ओर गई, कृष्ण जी आए पीछे से और उन्होंने कनकड़ उठा के उनकी जो है मटकियों पे दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। और कह रहे हैं कि अब सिर्फ पनघट की अब सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि पनघट की गत देखो, और बाकी जो है वो दर्शक अपने आप ही इमेजिन करते रहते हैं। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किए। बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। तो कह रहे हैं बहुत ही, जब मैं छुटपन यानी बहुत ही छोटा था तभी मैंने तबला पीटना शुरू कर दिया, तबला बजाना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा लड़के के हाथ में लय है, तो उन्होंने जब बजाना शुरू किया तो पता लगा, चाचा जी ने बोला कि इस लड़के के हाथ में लय मतलब एक ट्यून है। 5 साल होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। तो हारमोनियम पे लहरा मतलब हारमोनियम बजाने की एक विशेष टेक्निक, ठीक है। तो वो उनको हारमोनियम बजाना भी 5 साल में आ गया था। सब खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था, सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने गाते थे। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। तो एक गाना उन्होंने सुरैया पे गाया और वो उस पर देर तक नाचे भी। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया, ठीक है। तो कह रहे हैं इनकी बहनें जो हैं वो, उन्होंने क्या किया, उनको बड़ा शौक था, उन्होंने बिंदी चुन्नी, इनको बिंदी भी लगा दी, चुन्नी पहना दी, और ये नाच रहे थे, और जैसे ही चाचा आए डर के मारे इन्होंने सब उतार फेंका और ये वहां से छिप गए। मानिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पर शब्दार्थ है, देखो, शास्त्रीय क्या होता है, शास्त्रों से संबंधित, और लोक होता है लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो शास्त्रीय और लोक में क्या डिफरेंस है। शास्त्रीय मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लासिकल जो होता है उसको कहते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जो शास्त्रों से संबंधित होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसमें जो भी नृतक होता है ना वो अपने जो जटिल नियमों से और जो तकनीकों के साथ जो है ना वो प्रस्तुति करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। और जो लोक नृत्य होता है वो क्या होता है, फोक डांस होता है, ठीक है। तो फोक डांस वैसे किसी एक स्थान के लिए, किसी एक प्रांत के लिए बोल सकते हो, किसी त्योहार पे किया जाने वाला जो डांस होता है उसे हम बोलते हैं लोक नृत्य, ठीक है।
तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है, सामूहिक मतलब कि ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने के लिए मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं, तो इकट्ठे होकर वो नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नृतक अकेला ही काफी होता है। तो शास्त्रीय नृत्य में वो कह रहे हैं कि शास्त्रीय जो भी होता है ना, उसमें एक ही जना नाचता है, एक ही काफी होता है। लोक नृत्य में नाचने वालों को अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है, ठीक है। लोक नृत्य यानी फोक डांस वो कह रहे हैं अपने मन के लिए होता है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन को बदलने के लिए होता है। पर शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना, जो क्लासिकल डांस होता है, वो दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नृतक हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली वह रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है। तो शुरू शुरू में वो कह रहे हैं कि जब शुरू हुआ था तो लोक नृत्य जो है वो भी कथा के ऊपर हुआ करता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी अलग जो है वो शैली बनती गई, खास शैली बनती गई, तो उसको शास्त्रीय नृत्य बना दिया गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह नृत्य सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो और अनुभव करो। तो पहले तो वो कह रहे हैं कि अभी इसकी स्थिति को इतनी अच्छी नहीं है। इसकी लोकप्रियता ज़रूर बढ़ी हुई है, लोग इसके बारे में जानते हैं, पर उनको फिर भी शोर वाला जो डांस होता है ना, म्यूज़िक होता है, वो ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं उस संगीत को, नृत्य को भी देखें और सुने, पर अपनी जो परंपरा है उसको गहराई से जाने और उसको अनुभव करें। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? अब उन्होंने क्या पूछा है तनुश्री ने, कि क्या दक्षिण मतलब साउथ में जो डांसेस हैं और संगीत हैं, और उत्तर, ठीक है, उत्तर मतलब नॉर्थ के जो नृत्य हैं, क्या उनमें भी अंतर है? बिरजू महाराज, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की लय, मतलब वो कह रहे हैं कि हर तरीके की जो नृत्य बताए उन्होंने, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये सब जो है ना, ये अलग, इनका संगीत और गाने का तरीका सब अलग है, ठीक है। और इनकी जो लय है वो भी, भाव भंगिमा भी जो है वो अलग तरीके की है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है, और भारतनाट्यम में मूर्ति कला से, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसकी जो भाव भंगिमा मतलब बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो दैनिक मतलब रोज के हमारा जो जीवन है कथक की, उसमें से ली जाती है, और भारत नाट्यम की किससे ली जाती है? मूर्ति कला से। तो मूर्ति कला क्या होती है, आपको पता है? मूर्ति कला में 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 चीज़ों से बनती है, जैसे पत्थर, मिट्टी या कोई कठोर धातु जो है उससे बनती है। उससे इसको इन सब सामग्रियों को मिलाकर जो है इससे बनाया जाता है, और यह कला भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कहानी सुनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। जो स्वतंत्र मूर्तियाँ जो होती हैं उनको उभरी हुई आकृति दी जाती है, ताकि जो है वो दर्शक को घेरने वाला वातावरण जो है वो मिल सके, ठीक है। तो भारतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है, और कथक में बारी बारी से। तो इन दोनों भावों का प्रयोग तो भारतनाट्यम में होता है, और कथक में भी इनका प्रयोग होता है, पर बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, ठीक है। एक तेजपन है कथकली में, और ओडिसी और मणिपुरी में क्या है? कोमलता है, कोमलता का भाव है। कथक में दोनों है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। तो कह रहे हैं कि जो कथक करते हैं वो गर्दन को बहुत हल्के से धीरे धीरे हिलाते हैं, जिस तरह से चिराग की लौ होती है उस तरह से। उसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू, ठीक है। तो उंगलियों का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, गर्दन का भी है, भाव भंगिमा भी है, सब कुछ है।
तो कह रहे हैं उंगलियां भी जो है वो धीरे से ही घूंघट को उठाती हैं। अगर वो कह रहे हैं जरा सा भी तेज हो जाता था ये, तो क्या होता था, जोर से हिला दिया तो चाचा जी उसी वक्त टोक देते थे कि घूंघट उठा रहे हो, तंबू या कोई टेंट उठा रहे हो। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं। कल पुर्जे यानी मशीनी पुर्जे। माने, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है। ठीक है, कह रहे हैं मैं खाली तो होता ही नहीं, नींद में भी मेरा हाथ चलता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। तो उनका मन जो है ना वो मशीनों में, उसको ठीक करने में, इन सब चीज़ों में लगता था। तो वो कहते हैं अगर मैं नर्तक ना होता तो मैं क्या होता, मैं इंजीनियर बनता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। कल पुर्जे मशीनी पुर्जे, अंदर के पूरी जो अंदर जो पुर्जे लगे होते हैं उनको देखने की उनको इच्छा होती है, जिज्ञासा इच्छा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे छोटे औजार रखता हूँ। अपने ब्रीफ केस में, वो अपने बैग में वो एक पेचकस और छोटे छोटे औजार भी रखते थे। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया। और कह रहे हैं उन्हें चित्रकारी का भी शौक है, उन्हें पेंटिंग बनाना भी अच्छा लगता था। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। तो उन्होंने कह रहे वो बता रहे हैं कि मेरे को चित्रकारी का भी शौक है और मैं चित्र भी बनाता हूँ, और जब मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ। और 2 वर्षों में, 2 साल में उन्होंने 70 चित्र बनाए। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चों को रुचि हो तो उसे लय के साथ खेलने दें। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर बच्चे को इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो उसको लय के साथ खेलने दें। मतलब जो ये ट्यून है उसको उसके अंदर जाने दें, उसको समझने दें कि वो क्या चाहता है। जैसे अन्य खेल है वैसे ही एक खेल ये भी है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो नृत्य भी जो है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन का समय अंदाजा व सदुपयोग बच्चों के लिए बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर इस दुनिया में, नृत्य की दुनिया में वह घुस गया तो क्या होगा, संतुलन करना सीख जाएगा, वो बैलेंस बनाना सीख जाएगा, उसे समय का अंदाजा हो जाएगा, उसका सदुपयोग करेगा और बच्चों का बौद्धिक विकास भी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। तो कह रहे हैं कि मेरी बहनों को कथक जो है वो नहीं सिखाया गया पर मैंने अपनी बेटी को ज़रूर सिखाया, क्योंकि लड़कियों के पास जो है वो कोई ना कोई ऐसा हुनर ज़रूर होना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बने। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। तो आपके अंदर जो आपका हुनर है ना, वो एक ऐसा खजाना है कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हो और उससे आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो ज़रूर सीखो। तो वो बच्चों को कह रहे हैं कि तुम अगर संगीत सीखते हो तो अच्छी बात, नहीं सीखते तो ज़रूर सीखो। मन की शांति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है। जो ये लय है, ये ट्यून है, ये हमें क्या सिखाती है? अनुशासन में रहना सिखाती है, संतुलन बैलेंस बनाना सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर एक नई रचना करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, बजाते भी हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तालमेल बिठा सकते हैं और नई रचनाएं करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो सुर और लय से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे को हेल्प करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे जो है बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलूंगी जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।